गौतम नील को बचाने के लिए गया और उसने एक एक करके सभी गुंडों की ऐसी तैसी कर दी जिससे वो लोग इधर उधर गिरकर ढेर हो गए। गाड़ी में बैठा हुआ मोनू ये सारा मंजर कपकपाते हुए देख रहा था और मौका पाते ही उसने एकदम से दरवाजा खोला और वो रोड क्रॉस करके वहां से भागने लगा। लेकिन गौतम की नजर उस पर पड़ गई और उसने तुरंत जाकर मोनू को पकड़ लिया और उसे कॉलर से घसीटते हुए वहां पर लेकर आया और उससे पूछा, कहाँ जा रहे थे तुम? क्या तुम भी इन्हीं के साथ मिले हुए हो और तुम्हारा ही प्लान था हमें इस जगह से लाने का? मोनू गौतम के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं साहब जी, ऐसा नहीं है। मैं तो इन गुंडों से बहुत डर चुका हूं। आपने सुना नहीं कि इन्होंने क्या बोला कि ये कौन सी गैंग से हैं? गौतम लड़ाई में इतना खो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उन गुंडों ने किस गैंग का नाम लिया और इसलिए उसने मोनू को गैंग का नाम बताने के लिए बोला। इसके जवाब में मोनू ने बताया, साहब जी, इन्होंने अभी अभी बोला है कि लोग दादा भाई गैंग का हिस्सा है, जो यहाँ की सबसे खतरनाक गैंग है। ये फिरौती, स्मगलिंग और मर्डर के लिए मशहूर हैं। अगर ये किसी की सुपारी ले लेते हैं तो फिर उसकी जान निकाल कर ही दम लेते हैं और मैं इनका शिकार नहीं बनना चाहता। आप लोगों का जो भी झगड़ा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस लपेटे में नहीं आना चाहता। मैं तो खामखा फंस गया ना आप लोगों के साथ आकर। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। गौतम ने उससे बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चुपचाप गाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाओ। मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मोनू वहां से घबराहट के मारे बड़बड़ाता हुआ गाड़ी की तरफ जाकर खड़ा हो गया। जब रिया देखती है कि गौतम गुंडों से लड़ रहा है, तब वो बचने के लिए सुलेखा की ओर दौड़ जाती है और उसके पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। लेकिन रोनी दोबारा खड़ा होता है और वो इस बार रिया के साथ साथ सुलेखा को भी पकड़ लेता है और जोर से हंसते हुए अपने सिर पर तबला बजाते हुए बोलता है, वाह, एक के साथ एक मुफ्त। बढ़िया ऑफर है। नील को जमीन पर एक मोटा पत्थर दिखाई देता है जिसको उठाकर वो सीधा रोनी के टकले सर के ऊपर दे मारता है। लेकिन वो चौंक तब जाता है जब रोनी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तभी रोनी को गुस्सा आता है और वो अपनी जेब से एक खंजर निकाल के नील की टांग पर वार करता है और उसे ढेर कर देता है। रिया तो जैसे तैसे रोनी के चंगुल से भागकर गाड़ी के पीछे खड़ी हो जाती है, लेकिन सुलेखा को रोनी कैद कर लेता है। सुलेखा तड़प तड़प कर चीखें मार रही होती है और अवनी और गौतम बेबस होते हैं। रिया सुलेखा को बचाने के लिए रोनी से कहती है, तुम मेरी चाची को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। नील वहां घायल हालत में कोने में पड़ा होता है और वो उठकर रिया के पास नहीं जा पा रहा होता। रिया अपनी पूरी हिम्मत से सुलेखा को छुड़वाने के लिए उसे रोनी से खींचती है, लेकिन उसकी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए रोनी जोरों से हंसता है। सुलेखा की एक बाजू रोनी के हाथ में होती है तो दूसरी रिया के हाथ में। रिया चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर रही हो, लेकिन सुलेखा को रोनी के चंगुल से बचाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। वो मन ही मन उस आदमी के बारे में सोचती है जिसने उसे बचाया था और बोलती है, काश आज वो आदमी यहां होता जिसने उस दिन मुझे गुंडों से बचाया था। मुझे यकीन है अगर वो आज यहां होता तो चाची और मुझे जरूर बचा लेता। ऐसा बोलते वक्त रिया को एक जोरदार झटका महसूस होता है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि सुलेखा उसकी ओर खींची आई थी। ये सब करने में गौतम का हाथ था। असल में गौतम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोनी के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा और वो अपने आप को संभाल न पाया। इसी वजह से उसके हाथ से सुलेखा का हाथ छूट गया और वो कोने में रिया के पास जाकर गिरी। यहां गौतम को हीरो बनता हुआ देखकर नील गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे अपनी चोट की चिंता नहीं थी, लेकिन वो गौतम को किसी भी हाल में रिया के सामने हीरो बनने नहीं देना चाहता था। वो साफ साफ देख पा रहा था कि रिया गौतम के इस मूव से कितनी ज्यादा इंप्रेस थी। इसलिए उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और सौरभ को कॉल किया। नील जख्मी हालत में दर्द से कराहते हुए धीमी आवाज में बोला, डैड, ये मैं हूं, नील। नील की इतनी दर्द भरी आवाज से सौरभ चौंक गया और वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सौरभ हड़बड़ाते हुए बोला, नील, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? इस तरह से तुम्हारी आवाज क्यों आ रही है? नील ने सौरभ से कहा, डैड, इस वक्त मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। जो लोकेशन आपको भेज रहा हूं आप वहां जाइए। हमारे सामने दादा भाई गैंग के गुंडे हैं और ये हम सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बचा लीजिए, मैं भी आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूं। इतना कहकर नील ने फोन काट दिया। दादा भाई गैंग का नाम सुनने के बाद सौरभ के पसीने छूटने लगे थे। लगभग 30 सेकंड के अंदर सौरभ के फोन में
लोकेशन का मैसेज आ गया और वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर लोकेशन पर पहुंचा। वहां का तबाह मंजर देखकर सौरभ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो कुछ समझने की हालत में नहीं था कि आखिर वहां क्या हो रहा है। उसे तो सिर्फ जख्मी हालत में पड़ा अपना बेटा सड़क के किनारे दिखाई दे रहा था और वो सीधा नील की तरफ भागा और उसके गले लग गया। उसने नील से पूछा, बेटा बेटा तुम ठीक तो हो ना? कि तुम्हारी टांग से इतना खून बह रहा है, क्या हो गया तुम्हें? क्या जरूरत थी ऐसे लोगों से लड़ाई करने की? देखा ना क्या हो गया, चुपचाप यहां से निकल नहीं सकते थे क्या? नील ने पलटकर जवाब देते हुए सौरभ से कहा, नो डैड, बिल्कुल नहीं। रिया की जान खतरे में थी और आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़कर यहां से चला जाऊंगा? इतना डरपोक नहीं आपका बेटा, इन गुंडों से तो मैं निपट के ही रहूंगा। सौरभ को नील की बेवकूफी से हैरत हो रही थी। उसे लग रहा था कि न जाने नील की इस बेवकूफाना हरकत की वजह से अग्रवाल खानदान को अब और कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।